मोदी सरकार के 9 साल को अमित शाह ने बताया उपलब्धियों का भरा। कहा, मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित, भारत की इकोनॉमी बनी दुनिया के लिए आदर्श। मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। उच्च स्तरीय जांच आयोग गठित करने की मांग। कहा, सरकार सुप्रीम कोर्ट के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले आयोग से कराए मामले की जांच। जंतर मंतर पर धरने पर प्रतिबंध लगाने के बाद रेसलरों का बड़ा फैसला। ओलंपिक मेडल गंगा में बहाने का ऐलान। कहा, अपने ओलंपिक मेडल को गंगा में बहाएंगे पहलवान। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की दिया झटका। जमानती याचिका की खारिज। कहा, सिसोदिया पर लगे आरोप गंभीर, नहीं दे सकते जमानत। दिल्ली में नाबालिग मर्डर केस के आरोपी साहिल से ने कबूला जुर्म। कहा, हत्या का नहीं है कोई पछतावा, लड़की के इग्नोर करने से था आग बबूला। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान ने पाकिस्तानी नेताओं को चिंता में डाल दिया। मुख्यमंत्री योगी ने एक बयान इस दौरान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी नेताओं की इस दौरान उन्होंने पोल खोल कर रख दी, जिसके बाद से वहां की जनता अपनी सरकार से बदहाली पर सवाल पूछ रही है। इसी को लेकर यह रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी के एक बयान ने पाकिस्तानी नेताओं को चिंता में डाल दिया है। एक कार्यक्रम में सीएम योगी ने पाकिस्तान को टेंशन देने वाला बयान देते हुए कहा, पाक अतिरिक्त कश्मीर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अब वहां से आवाज उठ रही है कि हमें फिर से भारत के अंदर लाने का काम करो। सीएम योगी ने पाकिस्तान सरकार की नीतियों पर प्रहार करते हुए उसकी बदहाली के लिए उसे ही जिम्मेदार ठहराया। जो उपजाऊ लैंड था वो अब पाकिस्तान की ओर गया, लेकिन वो संभाल नहीं पाया। भारत की अर्थव्यवस्था 9 वर्ष में 10 से घट करके दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना है, और पाकिस्तान दरिद्रता की नई नई सीढ़ी चढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। यही अंतर है। एक भारत समृद्धि की नई सीढ़ियों को चढ़ रहा है और एक पाकिस्तान है वो दरिद्रता की सीढ़ियों को चढ़ता हुआ नरक की गर्त में गिरता जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो सच ही कहा है। आज पाकिस्तान में जनता रोटी के लिए तरस रही है, आटे के लिए लोग कतार लगा रहे हैं। पाकिस्तान की बदहाली का हाल वहां की जनता ही बता रही है। पाकिस्तान के YouTube चैनलों पर वहां की जनता अपने ही शासकों को कोस रही है। लोग बता रहे हैं कि आटा नहीं मिल रहा है, आटे के लिए रोज रोज लाइन लगानी पड़ रही है। ट्रक पर पाबंदी लगाई, उसके वजह से महंगाई इतने अरूज पर पहुंच गई है कि हमारे खरीद से बिल्कुल निकल गई है। गरीब आदमी अभी रोटी नहीं खा सकता। सीएम योगी के बयान से जिस तरह वहां के नेताओं में खलबली मच गई है, उससे साफ है कि वहां की जनता अपने नेताओं की असलियत को जानने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो पाकिस्तान की हालत किसी से नहीं छुपी हुई है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ में वैभव अग्रवाल हैं, बीजेपी नेता, संजीव श्रीवास्तव फॉरेन एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। चर्चा की शुरुआत तो करूंगी संजीव जी आप ही के साथ में। अगर बात करें, पाकिस्तान के हालात किसी से नहीं छुपे हुए हैं। अगर ऐसे में जिस तरीके से मांग उठ रही है पीओके को लेकर, अगर ऐसा हो जाता है तो आखिरकार पाकिस्तान किस तरीके से आगे बौखलाता हुआ नजर आएगा? जी देखिए, पाकिस्तान की जो हालात हैं वो बेहद दयनीय है।
पाकिस्तान आर्थिक रूप से कंगाली की कगार पर खड़ा हुआ है। पाकिस्तान में आतंकवादियों का भी लगातार अब अटैक पाकिस्तान के अंदर ही बढ़ता जा रहा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान जैसा जो आतंकी संगठन है वो पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है। पूरे पाकिस्तान पर वो उसी तरीके का शासन करना चाहता है जैसा कि तालिबान ने अफगानिस्तान में किया है। पाकिस्तान में जो अलगाववाद की मांग भी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, चाहे वो बलूचिस्तान की मांग हो, चाहे वो सिंधु देश की मांग हो, चाहे वो पश्तूनिस्तान की मांग हो। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग भी बेहद दमित हैं, बेहद शोषित हैं और वो भी एक आजादी की मांग करते हैं। और जाहिर है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का जो पूरा क्षेत्र है वो भारतीय क्षेत्र है जिसके के ऊपर पाकिस्तान ने इलीगल ऑक्युपेशन कर रखा है और वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का भी दोहन होता है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का जो डेमोग्राफी है उसको भी पाकिस्तान बदलने की साजिशें रच रहा है। वहाँ पर जो लार्जली शिया पॉपुलेशन है उसको जो है उनके खिलाफ साजिश रचते हुए वहाँ पे अन्य जगहों से पाकिस्तान सुन्नी पॉपुलेशन को बसा रहा है, वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है। यदि गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो जाहिर है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग भी बेहद असंतुष्ट हैं और इसी वजह से वो लगातार धरने प्रदर्शन अनेक तरीके के आंदोलन करते हैं। उनको बेसिक एम्यूनिटीज भी नहीं दी जाती, उनके साथ सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। और जाहिर है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से मानते हैं कि उनका सुनहरा भविष्य तभी हासिल हो सकता है जब उनके मूल स्वरूप भारत में जम्मू एंड कश्मीर प्रांत में विलय हो जाए। और इसके लिए जाहिर है कि वो अपनी आंदोलन करते हैं, अपनी मांग करते हैं। और मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि एक समय ऐसा आएगा कि वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का जो क्षेत्र है उसको पाकिस्तान को खाली करना होगा, उसका पाकिस्तान से हट करके भारत में विलय होगा। जम्मू एंड कश्मीर राज्य का जो पूर्ण स्वरूप है वो हासिल होगा और जाहिर है कि तभी पूरे जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं, चाहे वो हमारे वर्तमान के जम्मू एंड कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जो लोग हैं, उनका भविष्य तभी उज्जवल हो सकता है जब वो भारत अपने मूल राष्ट्र के साथ रहें। और इस तरीके का जो इलीगल ऑक्युपेशन है वो जाहिर है कि वो लंबे समय तक मुझे नहीं लगता कि रह पाएगा और ये अवश्य ऐसा दिन आएगा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का भारत में विलय होगा। बिल्कुल वैभव जी, जिस तरीके से पीओके की मांग उठ रही है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अब बयान दे दिया है, अगर ऐसा होता है तो एक बड़ी उपलब्धि फिर से बीजेपी के लिए, एक खुशी का माहौल। पंकज जी नमस्कार, संजीव जी को भी नमस्कार और सभी श्रोताओं को बहुत बहुत प्रेम। देखिए, देश तरक्की की ओर अग्रसर है और हमें ये चीज समझनी चाहिए कि देश का हिस्सा चाहे कोई भी हो, यदि राजनीतिक दृढ़ता है दिल्ली के लेवल पर, तो मुझे नहीं लगता है कि भारत अखंड भारत बनने से बहुत दूर है। या जिस तरह की राजनीतिक मंशा हमने अभी तक देखी है पिछले 9 सालों में, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है। हमें समझने की जरूरत नहीं है, ऑपोजिशन पार्टीज को समझने की जरूरत है कि वो भारत का अभिन्न अंग है। पीडीपी की मुफ्ती मोहम्मद ने पीडीपी की लीडर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी हैं, उन्होंने यही बोला कि शेख अब्दुल्ला ने भी ये बोला कि जम्मू कश्मीर में 370 बहाल होगा तो हम इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है, मत लड़ो भाई इलेक्शन, एक आप अकेले नेता थोड़ी हैं और बहुत से नेता खड़े होने वाले, नेता बनने के लिए बहुत तैयार हैं जो भारत में नेतागिरी करना चाहते हैं, क्योंकि भारत की नेतागिरी उनको सम्मान दिलाती है, भारत की नेतागिरी उनको एक कुछ कर गुजरने का मौका देती है, भारत की नेतागिरी करने का मौका देती है। आप समझे ना, पाकिस्तान में जाके आज की तारीख में नेता कौन सा नेता नेतागिरी कर रहा है? ऐसा कहीं किसी को डंडे पड़ रहे हैं, कहीं किसी को बेचारे के पास संसाधनों की कमी है, अभी बिलावल भुट्टो इधर उधर आते जा रहे हैं, वो उनके अपने पास। जब से वैभव जी जब से मांग उठी है, एक काफी गदगद नजर आ रहे हैं आप, एक खुशी का माहौल जो है वो साफ तौर पर आपके चेहरे पर नजर आ रहा है। देखिए भारत के मैं आपको बताऊं, मैं सन 2000 में भारत से बाहर चला गया था। उसके बाद मैं भारत वापस आया 2005 में और तब से मैं भारत में हूँ और भारत के लिए सेवा कर रहा हूँ, भारत में काम कर रहा हूँ। 2006 से मैं राजनीति में हूँ और आप देखें कि आज से पहले हमने कभी भी राजनीतिक मंशा इस तरह की नहीं देखी थी, जो राजनीतिक दृढ़ता जिसको कहते हैं, और वो हमने आज तक कभी नहीं देखी। आज पहली बार हमें दिख रही है, तो हर्षोल्लास तो एक सीने में जोश तो आता ही है ना। वो एक पिक्चर आई थी जिसके अंदर पूछा गया था हाउ इज द जोश, तो जोश इज वेरी हाई, है ना। क्यों? क्योंकि आज हम भारत के नागरिक हैं, हम आज भारत के बाहर
अगर जाते हैं तो मैं पिछली बार दुबई गया था तो एयरपोर्ट पे इतना मुस्कुरा के, जब मैं वापस आ रहा था तो एयरपोर्ट से इतना मुस्कुरा के लोगों ने वापस भेजा था कि वो फील हो जाती है आपको कि आप जब किसी से बात करते हैं या वार्तालाप करते हैं तो आपको पता चल जाता है वो आपकी इज्जत करता है नहीं। आज की तारीख में बाहर के अंग्रेज जो है वो भारत में आके भारत की तारीफ करते हैं कि हम तो बहुचक्के रह गए, हमें बाहर तो ये बताया गया था, ऐसे बताया गया था, लेकिन आज का भारत तो हम यहाँ आके देख रहे हैं कि ये तो बिल्कुल ही अलग है। तो ये तो गलत बात है। वेस्ट के एक बहुत जाने माने, अमेरिका के एक बहुत जाने माने फिलोसोफर और बायोग्राफर ने कमेंट किया था यहाँ पे दिल्ली के एक न्यूज चैनल पे वेबकास्ट में, पॉडकास्ट में, कि वेस्ट एक सोची समझी साजिश के तहत भारत को एक डिफरेंट पिक्चर में दिखाता है बाहर। तो भारत तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो उन्होंने खुद ने बोला, वो खुद बहुत चक्के हैं। तो मैं ये बात कहूंगा कि देखिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, हिस्सा तो भारत का है। तो वो गलत बात है। वहां के लोग भी इस चीज को जान रहे हैं। और आप देखें, आपने जबरन अपन जो टेरिटरी का मुद्दा है वो एक बार साइड में रख के अपन लोगों के भविष्य की बात करें और लोगों के भविष्य की बात करें। जहां तक तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आज की तारीख में लोगों को पाकिस्तान से क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। जबरदस्ती जबरन कब्जा करके बैठे हैं पाकिस्तान। लेकिन वैभव जी, जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती हैं, इस तमाम तरीके के बयान इस तरीके के आते हैं भारत से, अगर इस पर पीओके शामिल हो जाता है, भारत का हिस्सा बन जाता है और इस तरीके से नेताओं के बयान सामने आएंगे, कि क्या छवि रहेगी, किस तरीके से क्या इसमें माहौल किस तरीके से बन पाएगा? पंकज जी देखिए, और संजीव जी मुस्कुराएंगे मैं जो कहूंगा। बहुत नेता आए, बहुत नेता गए, लेकिन भारत वही का वही है। और भारत आज की तारीख में तो बहुत आगे निकल गया इन लोगों की नेतागिरी से। तो आप ये समझें कि मुफ्ती सईद, जो भी नाम है उनका, महबूबा मुफ्ती, कुछ बोल रहे हैं या कोई अन्य ऑपोजिशन के लीडर कुछ बोल रहे हैं। मैंने तो आपको अपने उद्बोधन में पहले ही बोला, आपके प्रश्न आने से पहले, कि भाई साहब आप नेतागिरी करना चाहते हो तो भारत में रह के करनी पड़ेगी। अब महबूबा मुफ्ती की बात कर लें, उनका पासपोर्ट हिंदुस्तानी, जिस बंगले में रहती हैं वो हिंदुस्तानी, जो बिजली लेती हैं वो हिंदुस्तानी, जिस फोन पे बात करती हैं वो हिंदुस्तानी। अरे भाई, अगर इतना हिंदुस्तान से दिक्कत है, 370 ये 370 वो, तो आप पाकिस्तान के फोन ले आओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। रोमिंग पे यूज कर लो ना। हम भारत ने तो अलाउ किया हुआ है ना। आप पाकिस्तान से घर ले लो हवा में, ना तो हमारी जमीन पे, ना हमारी हवा में, वहां ले लो रास्ते। हम थोड़ी बोल रहे हैं आपके पीछे, हम थोड़ी आ रहे हैं कि भाई साहब यही रहो, अब चले जाओ ना, आपको क्या दिक्कत है? आपने 1947 में मजहब के नाम पे एक बिल पास करके पाकिस्तान बना दिया। कांग्रेस ने 47 में देश का बंटवारा कर दिया मजहब के नाम पे। ठीक है, तो अब मजहब काय पर हो रहे हो? आपने चूज किया कि भाई साहब आप यही रहोगे, तो यहाँ की बात करो ना, आप उधर की इधर की उधर की बातें क्यों? ठीक है वैभव जी, तो नेतागिरी करनी है पूर्णता से करो, नहीं करनी मत करो। बीच में लटक के नेतागिरी का कैसा सिस्टम, ये मुझे पता नहीं है। मेरे तो बड़े हैं सब, लेकिन मैंने जितना आज की राजनीति में परिप्रेक्ष्य में देखा है ना, तो मेरा एक प्रश्न यही है कि भाई साहब या तो राजनीति, वैभव जी, राजनीति होती रहेगी, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो अपनी जगह पर है, राजनीति चलती रहेगी। संजीव जी, अगर बात, बिल्कुल संजीव जी, अगर बात करें जिस तरीके से पाकिस्तान के हालात जो हैं, आटे से लेकर हर एक चीज को लेकर जनता वहां पर परेशान है। बात अगर इस दौरान पीओ की, क्योंकि जिस बार भी पाकिस्तान बाहर गया है, दूसरे देशों में गया, हमेशा से ही बोलता आया है, भारत को लेकर तमाम सवाल उसने खड़े किए हैं, कश्मीर को लेकर तमाम सवाल खड़े किए हैं। अब किस तरीके से आगे इस पर निपटने की कोशिश? देखिए, पाकिस्तान जो है वो विखंडन की तरफ बढ़ रहा है, ये बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है। पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, उन्होंने पाकिस्तान की जो स्थिति है वो बेहद दयनीय और जर्जर कर दी है। पाकिस्तान में जो लोकतंत्र की जड़ों को हमेशा से कमजोर करके रखा गया। पाकिस्तान की अगर बात वहाँ के पूरे सिस्टम की बात करें तो वहाँ पर जो वहाँ का जो वास्तविक शासक जो पाकिस्तान के हैं वो पाकिस्तान की आर्मी और ISI है। वहाँ पर जो जमहूरियत है वो दिखावे की जमहूरियत है। और पाकिस्तान की जो आर्मी का जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर भी जो पंजाब प्रोविंस है उसका पूरा डोमिनेशन रहता है। जो सुन्नी जो पाकिस्तान के जो मुस्लिम्स हैं उनका डोमिनेशन रहता है। जो अन्य कम्युनिटीज हैं, जो अन्य एथनिक माइनॉरिटीज या रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो शिया हो, चाहे वो बलूच, पश्तून, हजारा, सिंधी, कश्मीरी, उन सभी लोगों के साथ जो है वहाँ के जो सरकारें दोयम दर्जे का ट्रीटमेंट करती रही है। और जाहिर है कि पाकिस्तान में इसी वजह से तमाम जो एथनिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनके अंदर असंतोष है और वो जो है अब अपने अपने राष्ट्र की मांग को बनाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं।
और यदि पाकिस्तान का विखंडन होता है तो वो कम से कम 4 भागों में बटेगा। ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और पाकिस्तान के जो वास्तविक शासक हैं उन्होंने जाहिर है कि समय समय पर कभी सैनिक शासन को स्थापित करके, कभी पर्दे के पीछे से पूरे पाकिस्तान का दोहन और शोषण किया है। और आज भी अगर आप देखिए तो इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके की स्थितियां वहां दिख रही हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो नेताओं को जो है टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें जेलों में भरा जा रहा है, उनको यातनाएं दी जा रही हैं। और वो अब स्थिति आ गई है कि इमरान खान जो कि बेहद पॉपुलर लीडर हैं पाकिस्तान के, उनकी पार्टी को ही तोड़ मरोड़ करके बिल्कुल खत्म कर देने की तैयारी है। तो ये पाकिस्तान की जो दयनीय जो राजनीतिक हालात को भी दर्शाता है। आर्थिक रूप से तो वो जो आर्थिक रूप से तो पूरी तरह से कंगाल की कगार पर खड़ा ही है। अब वो जैसे कि इस दौरान आतंकियों को ना पनाह देकर अगर जनता पर ध्यान देते, जनता की मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान देते तो आज शायद पाकिस्तान इस कगार पर नहीं पहुंचता। जी बिल्कुल, ये और वही मैं कह रहा था कि और पाकिस्तान के ऊपर एक आतंक का भी दाग है, आतंक परस्त राष्ट्र रहा है। एक ऐसा राष्ट्र जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी ओसामा बिन लादेन पाया गया। अभी भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डेजिग्नेटेड जितने भी ग्लोबल टेररिस्ट हैं उसमें से आधे से भी ज्यादा पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। जो मुंबई बम हमले के 26/11 के जो आरोपी हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, वो जाहिर है कि अभी पाकिस्तान में छुपा हुआ है, मसूद अजहर पाकिस्तान में छुपा हुआ है, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में छुपा हुआ है, और जाहिर है कि 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट का आरोपी हैं, और अनेक तरीके के ऐसे ही जो वांछित आतंकी हैं जो कि भारत में अनेक आतंकी घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं, वो पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं। और पाकिस्तान एक आतंक परस्त राष्ट्र की भी छवि रखता है। इसी वजह से वहां पर विदेशी कंपनीज नहीं जाती हैं, विदेशी कंपनीज का जो निवेश नहीं होता है, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि अगर वो निवेश करेंगे तो वो निवेश सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पे आतंकी घूमते रहते हैं, आतंकी कहीं भी कोई भी हमला कर सकते हैं, और एक असुरक्षा का माहौल बना रहता है। इसी वजह से लेकिन संजीव जी, जिस तरीके से अपने पड़ोसी देशों की अगर बात करें, चाहे पाकिस्तान हो या फिर चीन हो, जब भी पाकिस्तान के मामले पर बात होती है सबसे पहले दखलंदाजी चीन करता है। अगर पीओके शामिल हो जाता है तो क्या चीन को इस चीज का डर रहेगा कि कहीं LAC वाला भी कहीं ऐसा ना हो कि ये हिस्सा भी भारत अब अपने जद में ले ले? उससे बौखलाहट तो नजर आएगी ना। एक बात बहुत तय है कि चाइना पाकिस्तान के माध्यम से और भारत के अन्य छोटे पड़ोसी राष्ट्रों के माध्यम से वो भारत को दबाव में रखने की कोशिश करता है। और ये स्पष्ट है, पाकिस्तान तो अब चाइना का एक गुलाम भी बन सकता है, इस बात की भी संभावना दिखाई देती है। $62 बिलियन से भी ज्यादा का जो निवेश है चाइना जो ने CPEC के तहत पाकिस्तान में किया हुआ है, और ये जो पैसा है वो लोन के तौर पर पाकिस्तान को दिया गया है। पाकिस्तान को जाहिर है कि वो पैसे वापस करने की उसकी जो ताकत नहीं है, और ऐसे में उसको अपनी टेरिटरीज को चाइना को देना पड़ेगा। चाइना ने पहले ही शक्सगाम वैली का जो इलाका है वो उसने दे रखा है। पूरा जो तिब्बत का जो क्षेत्र है, अक्साई चीन का क्षेत्र है, वो भी चाइना के द्वारा ऑक्युपाइड एरिया है। तो एक बार पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यदि भारत के में उसका विलय हो जाता है तो जाहिर है कि चाइना को इस बात की चिंता सताएगी कि जो हमने ये जो इलीगल ऑक्युपेशन कर रखा है, जो बहुत सारी टेरिटरी जो पाकिस्तान ने चाइना को जो दे रखी है, और उसके बाद जो पूरा अक्साई चीन है, जो पूरा तिब्बत का ऑक्युपेशन है, उसके ऊपर भी सवालिया निशान उठेंगे। तो चाइना तो कभी भी नहीं चाहेगा कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसका भारत में विलय हो। अभी आपने देखा कि हमने लेकिन संजीव जी, अगर मदद के लिए पाकिस्तान चीन की शरण लेता है, खुले तौर पर जाता है, कितना असर पड़ेगा भारत पर? क्योंकि अगर दो देश ऐसे जो भारत के दुश्मन हैं, आखिरकार क्योंकि चीन इतना ताकतवर भी है, तो कितना असर पड़ेगा भारत पर इसका? देखिए, ये आपने जो सवाल अच्छा सवाल किया है, इसका जवाब ये है कि यदि चाइना और पाकिस्तान जैसे राष्ट्र भारत को 2 फ्रंट पर घेरने की कोशिश करेंगे, तो आज का जो नया भारत है वो चाइना और पाकिस्तान को मल्टीपल फ्रंट्स पर, कम से कम 4 फ्रंट पर हम घेरने जा रहे हैं। और चाइना के अंदर के जो अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिसको के ऊपर भारत ने अभी तक एक संयम बना के रखा हुआ है, भारत उन मुद्दों को खुल करके उठाएगा। और जहाँ जो मैं 4 फ्रंट की बात कर रहा हूँ, वो क्वाड का जो इनिशिएटिव है, जिसमें भारत है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ये जो 4 राष्ट्र हैं, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र, वो चाइना के चैलेंज का जवाब देने के लिए आज साथ मिल करके कार्य कर रहे हैं। क्वाड का जो पार्टनरशिप है वो लगातार गहरी हो रही है। क्वाड में अन्य देश भी शामिल हो सकते हैं, जिसमें कि जो यूरोप के देश भी शामिल हो सकते हैं, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे, फ्रांस जैसे राष्ट्र शामिल हो सकते हैं, साउथ कोरिया शामिल हो सकता है भविष्य में, वियतनाम और न्यूजीलैंड जैसे राष्ट्र भी इसमें शामिल हो सकते हैं, अन्य राष्ट्र भी शामिल हो सकते हैं।
जो जिम्मेदार लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं वो चाइना की चैलेंज को जानते हैं। यदि चाइना ने कश्मीर में और चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर के भारत के खिलाफ कोई साजिश करने की कोशिश की तो भारत इस चुनौती का जवाब मल्टीपल फ्रंट से देगा और कम से कम 4 फ्रंट से देगा। 2 फ्रंट का मुकाबला 4 फ्रंट है और उसके अलावा भी अन्य फ्रंट से हो सकते हैं। तो ये और दूसरा ये है कि चाइना के अंदर जो वीगर मुस्लिम के साथ जो दमन और शोषण होता है, तिब्बती जो अल्पसंख्यक है उनके साथ जो दमन शोषण होता है, उसकी आवाज भारत बुलंदी से उठाएगा। ताइवान के ऊपर जो भारत का अभी तक का एक संयमित अप्रोच, यानी कि संजीव जी, भारत का जो दबदबा अब विदेशों में बनता जा रहा है, यानी कि विश्व में जिस तरीके से उभरता हुआ भारत नजर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को भी हमसे जोड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर इस मामले पर एक गहन चिंतन किया जाए तो लगता है कि दूसरे जो देश है वो हमारा साथ जरूर देंगे, क्योंकि जिस तरीके से मित्रता बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से निवेश बढ़ रहा है। देखिए, भारत का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी आप देखिए तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से G7 के बैठक में उन्हें बुलाया गया, भारत G7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन G7 की में उनको विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया गया और उनकी बात को बड़ी गंभीरता के साथ सुना गया। आपने देखा कि विजुअल किस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्राइम मिनिस्टर मोदी को ढूंढते हुए नजर आए कि आप कहाँ हैं, और मिलकर उनसे गले मिले। तो यहाँ तक उन्होंने ये तक कह दिया कि मैं आपका ऑटोग्राफ लेना चाहता हूँ। जब ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी के एयरपोर्ट पर उतरे तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने उनका चरण स्पर्श कर लिए। ऐसे ये बहुत ही रेयर इस तरीके का मैंने नहीं देखा था कि कभी किसी राष्ट्र नेता ने दूसरे राष्ट्र नेता की चरण स्पर्श कर लिए हो। और उसी तरीके से जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने उन्हें बॉस कह के संबोधित किया। तो ये इस बात को दर्शाता है कि भारत का जो वैश्विक प्रभाव है वो लगातार बढ़ रहा है और भारत अपनी भूमिकाओं को निभा भी रहा है। और भारत आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक बाजार है, दुनिया का सबसे बड़ा। संजीव जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। वैभव अग्रवाल जी, जिस तरीके से देखा जाए पाकिस्तान में कई बार ये मांग भी उठी है कि हमें ऐसा शासन चाहिए जैसे भारत में मोदी सरकार है। अब दूसरी तरफ ये भी सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं, कुछ ये भी इस तरीके के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले पीएम के तौर पर अगर बाहर की बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखा जा रहा है। तो बीजेपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि। देखिए, अगले पीएम के तौर पर मतलब ये बहुत बड़ी बात हो गई। अभी तो मोदी जी काबिज हैं, अपन इतनी जल्दी में नहीं रहे हर चीज पे। अगली बार में कौन आता है, क्या आता है, आगे क्या होता है, मेरे को तो नहीं पता है। बाकी कोई लोगों के बोलने की कोई सोच की कोई सीमा नहीं होती। सब अपने अपने पसंदीदा नेता की बात करते हैं, लेकिन अपन को ये भी समझना पड़ेगा कि ये लोकतंत्र की बात है और लोकतंत्र में पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र से जनतंत्र से डिसाइड होगा कि कौन लीड करेगा नहीं करेगा। तो वो तो आप बात छोड़ दें। जहां तक पाकिस्तान की सरकार की बात है, पाकिस्तान का मैं एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर आदमी बोल रहा था कि ये फला फला कंपनी का एक फोन है जो भारत में 10,000 का मिलता है, हमारे यहाँ पे 40,000 का मिलता है ना। तो वो इसलिए क्योंकि उनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई, उनका ये हो गया वो हो गया। तो देखिए, ऐसा है कि मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पाकिस्तान के आर्मी को, ISI को और बाकी सबको बोलूंगा कि अगर आप चाहें तो भारत को एडमिनिस्ट्रेशन अगले 10 साल के लिए आप आउटसोर्स कर दें और आप अपनी राजनीतिक गतिविधियां जो है वो कुछ समय के लिए बंद कर दें। अपन लोग कंट्री को ठीक करके आपको वापस दे देंगे, फिर आप लोग इलेक्शन करा लेना और फिर चला लेना, है ना। आउटसोर्सिंग में तो हिंदुस्तान नंबर 1 में है। तो अगर आप सरकार भी आउटसोर्स करनी है वो भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। संजीव जी हैं, मैं हूँ, आप हैं, अपन सब लोग सेटअप कर लें, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है ना। बड़ा संदेश आप दे रहे हैं वैभव जी। तो ये कॉन्फिडेंस, ये बीजेपी सरकार का कॉन्फिडेंस सामने आ रहा है। हाँ, वो इसलिए बिल्कुल, क्योंकि आज से पहले आप देखिए मैं 40 का हूँ, आज से पहले मैं बाहर रह चुका हूँ, है ना। तो मैंने बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड देखा है, दोनों दुनियाओं को देखा है मैंने। तो मैं आपको बोलूं कि आज की तारीख में भारत इतना आगे निकल चुका है वेस्ट से, विदेश से, कि भारत एक तो डिजिटल इंडिया में बहुत ज्यादा अग्रणी है। तो हर जो सिटीजन की सर्विस है वो अपने एकदम फिंगर्स पे है। फिर सबसे आगे बात है कि जो भारत में ट्रांसपेरेंसी आई है, जो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, विकास की राजनीति जो हुई है, वो आज से पहले हमने कभी नहीं देखी। मतलब हमने मेरे लास्ट के 20 साल तो मैंने देखा ही है अपने होश में। कहते हैं कि चलो ठीक है, 20 साल का लड़का क्या कमेंट करेगा, लेकिन अब मैं 20 से तो ज्यादा हो गया ना। तो 20 साल, पिछले 20 साल में 15 साल की बात कर लो चलो,
तो 3 सरकारें तो देख ली ना मैंने। तो अब 3 सरकारें देख ली और कितनी प्रदेश सरकारों में बदलाव आ गए, कितने प्रदेशों में हो गए। वंदे भारत आज हम देख रहे हैं, हम तो फर्स्ट एसी ट्रैवल करने की सोचते थे कि कभी भी अगर यानी कि भारत जो है वो विकास की राह पर निकल चुका है, एक के बाद एक नए विकास हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान वही दूसरी तरफ कंगाली की तरफ जा रहा है, जहां पर खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। करेक्ट, बहुत बड़ी बात है। तो अगर अपन पाकिस्तान का उदाहरण उठा के देखें अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, वो एक ऐसा देश है जो एक तो बहुत बड़ा दोगलापंथी की बातें करता है, दूसरा पाकिस्तान के सब लोग हंसी ठट्टा करने में बिलीव करते हैं, बड़े बड़े होटल महंगे महंगे होटलों में रहते हैं। अभी हाल ही में 3 साल से पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली में अपने स्टाफ के बच्चों के लिए और वैसे एक स्कूल चलाता था चाणक्यपुरी में, है ना। 3 साल से वहां के स्कूल की टीचर्स को, स्टाफ को तनख्वाहें नहीं मिली। पाकिस्तान हाई कमीशन पाकिस्तान को बोल रहा है तनख्वाहें दे दो, पाकिस्तान हाई कमीशन ने आखिरकार स्कूल बंद ही कर दिया कि भाई साहब हमारे पास पैसे नहीं है तनख्वाहें देने के। उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, वैभव जी, खाने के लिए पैसे नहीं है, वो क्या इन्वेस्ट करेंगे, वो क्या किसी की सैलरी देंगे। बिल्कुल संजीव जी, मानसिकता का अभाव भी है। हाँ, समय बहुत कम है। संजीव जी, अगर इस दौरान बात की जाए साल 2014 से जिस तरीके से बीजेपी सरकार है भारत के अंदर, पहले की तस्वीरों के मुकाबले अगर अब की तस्वीरों की मैं बात करूं, कितना विदेशों में नजर आता है बदलाव? देखिए, बहुत ही बड़ा बदलाव आया है, बहुत ही सकारात्मक बदलाव आया है। भारत एक समय था कि भारत की जो अगर ईस्ट एशिया को लेकर के बात करें तो भारत की जो नीति होती थी वो लुक ईस्ट होती थी, यानी कि भारत जो है साइड लाइन में बैठ करके देखा करता था कि ईस्ट एशिया में क्या हो रहा है, ये हमारी नीति थी। लेकिन अब जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में जो 2014 के बाद से ये जो लुक ईस्ट की जो पॉलिसी है वो एक्ट ईस्ट में बदल गई है। अब हम जो है ईस्ट एशिया के जो इंडो पैसिफिक, इसको आज इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र हो गया है, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है 21वीं सदी का, उसमें हम एक्ट ईस्ट की पॉलिसी पर चलते हैं। उसी तरीके से अब मिडिल ईस्ट में और एक्ट ईस्ट में, जैसा कि मैंने कहा कि क्वाड का इनिशिएटिव आगे बढ़ रहा है, अन्य इनिशिएटिव्स आगे बढ़ रहे हैं, आसियान देशों के साथ हमारे संबंध गहरे हो रहे हैं, प्रगाढ़ हो रहे हैं। वहीं अगर आप मिडिल ईस्ट की बात करें तो भारत की जो अगर एक्ट ईस्ट की भी पॉलिसी है तो भारत एक्ट वेस्ट की भी पॉलिसी रखता है। और जो मिडिल ईस्ट में जो भी वहाँ पे घटनाक्रम हो रहे हैं उसमें भारत को बहुत ऊंचा स्थान दिया जा रहा है। I2U2 नामक एक इनिशिएटिव आया है जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, भारत, इजराइल और यूएई शामिल हैं। उसी तरीके से एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के.जी. डोवाल जी ने अभी जो है सऊदी अरबिया की यात्रा की थी और वहाँ पर वो अमेरिका, यूएई और भारत, अमेरिका, यूएई और सऊदी अरबिया के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच में बातचीत हुई है। तो ये और दूसरी तरफ अगर देखिए तो भारत और अमेरिका के संबंध लगातार प्रगाढ़ हो रहे हैं, लगातार गहरे हो रहे हैं। भारत और अमेरिका की जो पार्टनरशिप है वो विश्व के 2 सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों की पार्टनरशिप है और वो चाइना के ऊपर लगाम लगाने में भी मददगार है। पूरे विश्व में, पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने में भी मददगार है। अभी संजीव जी फाइनल कमेंट चाहूंगी क्योंकि समय बहुत कम है। आखिरकार अगर ये मामला सुलझ जाता है, पीओके वाला भारत में विलय हो जाता है, इस पर छोटा सा कमेंट। देखिए, ये अवश्य एक समय आएगा। पीओके के लोग बेहद असंतुष्ट हैं, उनका दमन किया गया है, शोषण किया गया है, उनके खिलाफ बर्बरता की गई है, उनको उनके मूल अधिकारों से वंचित रखा गया है, उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया गया है और उनके अंदर एक आजादी की तड़प है। वो चाहते हैं कि उनका भारत में विलय हो और भारत भी ये चाहेगा कि जल्द से जल्द हमारा जो जुरिडिक्शन है वो पीओके पे हासिल हो, पीओके का भारत में विलय हो। और मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि चूंकि वहाँ की आवाम भारतीय है, वहाँ के लोग भारतीय हैं और वो एक वैभव जी, टूटा हुआ टुकड़ा अगर मिल जाता है तो कैसा महसूस? देखिए, ऐसा है कि जब हमारा कोई खोया हुआ एसेट जो है, खोई हुई चीज है, वो वापस आ जाती है तो अच्छा तो लगता ही है। ये तो अभिन्न अंग है जो बहुत दिनों से बीमारी झेल रहा था, उसको धीरे धीरे पट्टी लगा के मरहम पट्टी करके काफी हिस्से को तो ठीक कर दिया है। बाकी एक छोटा सा हिस्सा और बचा है, उसको भी ठीक कर देंगे। लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमारे भारत के आयुर्वेदा में हर बीमारी का इलाज है और बढ़िया तरीके से इलाज है। मॉडर्न वेस्टर्न साइंस तो ये कहती है कि अंग में बीमारी लग जाए तो काट के फेंक दो, नहीं, ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। हम उसको सींचेंगे, हम उस पर दवाई लगाएंगे, मलहम करेंगे, हम उसको प्यार से हैंडल करने की कोशिश करेंगे और करते रहेंगे। और आज देखिए उसका रिजल्ट आ रहा है। तो इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि हमारा अंग अगर ठीक हो जाए और वापस काम करने की हालात में आ जाए
तो बहुत अच्छा लगेगा। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तो भारत का अभिन्न अंग है, वो पाकिस्तान को खाली करना चाहिए। वो क्यों अपने सर पे इतना लोड लेके चल रहा है? अपनी जनता के विश्वास की बात करें, अपनी जनता के खान-पान की बात करें। वैभव जी, समय बहुत कम है, चर्चा को यहीं पर रोकना होगा। आप दोनों मेहमान मेरे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जिस तरीके से आज बीजेपी के अगर बात करें, मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि पीओके जल्दी ही भारत का हिस्सा हो सकता है। उन्होंने कहा है कि पीओके में लगातार भारत में विलय होने की मांग उठ रही है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर आगे अगर बात की जाए दूसरे देशों में किस तरीके से खलबली मचती है, क्योंकि चीन लगातार पाकिस्तान के साथ रहता है और आखिरकार अब आगे पाकिस्तान में और चीन में किस तरीके की खलबली इस बयान के बाद देखने को मिलेगी। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।